हाँ This is so cute. मैम प्रोफेशनल है, थैंक यू मैम, बट नॉट क्यूटर देन यू मैम. दामिनी जी परफेक्ट. नमस्कार, सगळ्या उपस्थितांचे स्वागत. पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे सांस्कृतिक कट्टा नावाचा हे चालवला जातो उपक्रम. त्यामध्ये सेलिब्रिटींची गप्पा हा आपला थँक्यू सर. मुख्य उद्देश असतो. त्या अंतर्गत आज वरिष्ठ अभिनेत्री मीनाक्षीजी यांचं इथे सगळ्यांतर्फे स्वागत करण्यात येत आहे. अध्यक्षांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचे स्वागत करावे पत्रकार संघात. अध्यक्ष, आपल्या पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या सांस्कृतिक कट्ट्यावर आज प्रसिद्ध असे अभिनेत्री मीनाक्षी शेषरात्री उपस्थित झालेले आहेत. खरं तर काल आमचे सरचिटणीस म्हटले की आपण त्यांची परिचय ठेवूयात. म्हटलं हे नाव असं आहे की त्यांच्या परिचयाची गरज नाहीये. आपण सर्वांनी त्यांचे अनेक सिनेमे बघितलेले आहेत, पिक्चर बघितलेले आहेत. त्यामुळं त्यांनी किती गाजवलेलं आहे. त्यामुळं त्यांच्या परिचयाच्या औपचारिकता न ठेवता आपण डायरेक्ट ये करूँ. मैं आपको विनंती करता हूँ कि आप पहला थोड़ा हमारे प्रेस को ब्रीफ करो, आपके मन में क्या विचार है ये आप बताओ, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे. थैंक यू. हाँ मैडम मैडम बैठिए बैठिए. आप सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार. मैंने अपने जीवन में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, इंडिया में, बाहर देश में, लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष है क्योंकि मेरी शादी यूएस से जाने के बाद फिर से फिल्म जगत, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो मेरा पुनरागमन होने वाला है, उसका ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस. क्या बात. तो आज आपसे मैं जो भी कहूँगी और आप उसको दुनिया के सामने कैसे रखेंगे वो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये पहली बार एक्चुअली जान पाएंगे मेरे मुंह से कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और जब मैंने शादी करके यूएसए माइग्रेट किया, मैंने बहुत सोचा कि मैं इतने अच्छे फिल्म करियर को छोड़ रही हूँ, भारत छोड़ के जा रही हूँ जहाँ मेरे म्यूज़िक, डांस, जो मेरी कलाएँ हैं, यूएसए में क्या मालूम मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. लेकिन उस वक्त मैंने अपने पर्सनल लाइफ को ज़्यादा महत्व दिया. मेरे दो बहुत प्यारे बच्चे हैं, 25 और 21 साल के. अभी वो बड़े हैं और मेरा पूरा परिवार जानता है कि मैं दीवानी हूँ कला की. और आज दौर ऐसा चल रहा है कि मेरे ज़माने के कई लोग, मेल फीमेल, फिर से परफॉर्मेंस की दुनिया में आ रहे हैं. और ये मेरा पैशन है, डांस, एक्टिंग, म्यूज़िक वगैरह. तो
मैं भी आ गई। भारत देश की जो मिट्टी की जो खुशबू है वो मुझे फिर वापस खींच लाई है। और मैं यही चाहूँगी कि ये जो यात्रा मेरी रहेगी, सेकंड इनिंग्स जिसे आप बोल सकते हैं, मैं बहुत उत्सुक हूँ जाने के लिए कि आगे आगे क्या होता है। अपनी तरफ से मैं हर माध्यम को अपनाना चाहती हूँ, बड़े पर्दे पे क्यों ना हो, टीवी क्यों ना हो, वेब क्यों ना हो, स्टेज क्यों ना हो, हर हिसाब से मैं कदम आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और वो बढ़ाने के लिए लोगों का ये जानना ज़रूरी है कि मैं वापस आई हूँ। और फिलहाल मैंने पुणे को अपना होम बेस बनाया है, मैं यहीं रहती हूँ। वाह। और बम्बई से कई अलग अलग किस्म के ऑफर्स आए हैं। सबसे पहला कौन सा अटेम्प्ट दर्शकों के सामने आएगा वो मैं खुद नहीं जानती, पर आप लोगों का सम्मान जो आप मुझे दे रहे हैं यहाँ आके, ये बात आगे खबर के तौर पे फैलाया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी कि मीनाक्षी इज बैक। स्वागत है। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जो पुणे में शुरुआत होती है तो दुनिया में सब जगह जाता है। तो सेकेंड इनिंग की शुरुआत पुणे में हो रही है, बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ा होगा। पहला प्रोजेक्ट क्या होगा जो अभी जिक्र किया था? मैंने टेलीविजन और वेब सीरीज के ऑफर्स आए हैं, इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। मैं समझ गई हूँ कि अब मैं एक अलग किस्म की इंसान बन चुकी हूँ, मेरे एज के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से। तो मैं थोड़ा सोच समझ के ही आगे कदम उठाऊंगी कि कौन सा पहला आएगा लोगों के सामने। पर एक मेरी एक कला है, मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बेहतरीन हूँ, लेकिन मैं गायक भी हूँ। तो उसको लेके कुछ ऐसे क्या बोलते हैं वेंचर्स आगे आने वाली हैं, जिसमें आप मुझे गायिका के रूप में भी देखेंगे। और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा रूप ऑडियंस ने कभी नहीं देखा है। वेब सीरीज के अलावा फिल्म में कुछ है? फिल्म कुछ कर रहे हैं आप अभी वेब सीरीज के अलावा? ये जो अनाउंसमेंट आएगी वो प्रोड्यूसर्स की तरफ से आएगी। नहीं, काम कर रहे हैं क्या? नाम मत बताइए। जी जी। मीनाक्षी जी, जिस दौर में आपने स्टार्ट किया था 80s स्टेज में और एक पॉपुलर स्टेज पे थी आप, फिर वो पूरा छोड़ के आपने जैसे बताया कि आप यूएस शिफ्ट हो गए, फिर आपने पर्सनल लाइफ को ज़्यादा ले लिया। जब आपने कमबैक किया है वो दौर अभी ये वाला नहीं है, बहुत सारे चेंजेस हैं मूवी के तौर पे, मतलब फिल्म इंडस्ट्री हो, OTT हो, चाहे टीवी हो। तो ये सारी चेंजेस आप कैसे करोगे, मतलब खुद को कैसे ढाल पाओगे अभी वाले लेवल पे? जो लोग एक्टर बनते हैं वो पहले से ही फ्लेक्सिबल हैं, वो कोई भी किरदार निभा सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि दौर भले बदला हो, भले आज तौर तरीके अलग हैं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक तमिल में एक छोटा सा एक कहावत है कि अगर कुत्ते का भेष अपनाया है तो भौंकना ही पड़ेगा। हेलो मैम, आपके ज़माने में आपने जो स्ट्रगल किया तब जाके आप एक ऊंचाई पर पहुंच गए हो, लेकिन अभी के जो स्पीड में फिल्म जगत में आ रहे हैं तो उनको इजीली सब कुछ चाहिए और वो नहीं मिलता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे, उनको क्या आप मैसेज दोगे? मैं समझती हूँ कि जब भी कोई एक मकसद, एक गोल के पीछे जाता है तो उसमें बहुत सारी तैयारियाँ ज़रूरी होती हैं। और एक तैयारी जो काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं वो है मानसिक तैयारी, कि वो अपने आप को अंदर से कैसे विश्वास से भरपूर बनाते हैं और अपने ऊपर उनको पूरा एक विश्वास होता है कि वो जो भी उनके रास्ते में आए, अड़चन आए तो उससे उसका सामना कर सकते हैं।
अच्छी चीज़ें आए तो उसे और सराह सकते हैं। तो मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगी, मैं ये दूंगी कि we all need to work on ourselves। मैम कदम कदम सॉरी पर। मैम, एक मेरा 2 सवाल है। एक, मराठी में आप ट्राई करना चाहेंगे क्या? जैसे आप अभी पुणे में हो, महाराष्ट्र में हो, तो मराठी ट्राई करना चाहोगे क्या? ये एक पहला सवाल है। और अगर आपको चॉइस दिया गया तो आपको अभी किस प्रकार का रोल आपने जैसे कहा कि आपके एज के हिसाब से वगैरह आप करना चाहेगी? ये 2 सवाल है। मैं 15 साल तक रही फिल्म जगत में, बम्बई में। आजू बाजू में सब लोग मराठी में ही बात करते थे, फिर भी अफसोस मैंने मराठी बोलना सीखा है। सिर्फ कुछ वर्ड्स जानती हूँ, जैसे कि मेरी हेयर ड्रेस पर किसी को जब टोक देती थी, तोड़ मत मार सा। क्या बात है। मुझे पूरी मराठी आती है। तो मराठी फिल्म करना आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ये भाषा मुझे काफ़ी समझ में आती है। रट्टे मारने पड़ेंगे, पर देखिए ना, इतनी नॉर्थ इंडियन लड़कियाँ या अब्रॉड में रहने वाली लड़कियाँ आके साउथ की फिल्में कर रही हैं, तो उनको इतना भी नहीं मालूम था मिलता। सो आई एम कॉन्फिडेंट, अगर अच्छी फिल्म मिलेगी, अच्छा डायरेक्टर मिलेगा, तो आई विल बी। और आपका दूसरा सवाल था, आपको चॉइस दिया गया तो आप किस तरह का रोल करना चाहिए? आपका चॉइस क्या है? फर्स्ट चॉइस। आज आप लोग जब मुझे देख रहे हैं यहाँ, आई एम लुकिंग लाइक अ पर्सन ऑफ माई एज। शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, बच्चों की शादी होने वाली है, करेक्ट? पर ऑडियंस के लिए मैं हमेशा एक सरप्राइज बनना चाहती हूँ। जो मैं निजी जीवन में हूँ या जो मेरा पूर्व करियर में जो जो रोल्स थे, सबसे हट यही तो एक्ट्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और वो मैं चाहती हूँ। मैं प्रेडिक्टेबल नहीं रहूँ, गुड़ी गुड़ी सासू माँ, फिर भी एक स्वीट मम्मी, नाइस। प्रॉबेबली उससे आई विल बी एबल टू मेक द नेम इन दैट। पर पूरे करियर में लोगों ने यही सोचा कि मीनाक्षी तो स्वीट, सॉफ्ट, सिंपल, सीरियस गर्ल। तो मैं एज एन एक्ट्रेस आई वांट टू चेंज दैट। हर एक एक्टर के लिए एक ड्रीम रोल होता है उसका, कि वो पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है कि मुझे वैसा रोल करना है। एक कोई ड्रीम रोल है आपको जो करना है? जब मैंने कुछ अपने दोस्तों से पूछा आपकी क्या राय है, आपकी क्या सलाह है, व्हाट शुड आई डू, कि मैं ऑडियंस के सामने एकदम खड़ी हूँ, उन्होंने कहा विलन का रोल। मैडम थोड़ा सा आपको पीछे विलन करना चाहोगे आप? थोड़ा सा आई एम ओपन टू एनीथिंग। थोड़ा सा अपने पुराने ज़माने में लेके जा रहा हूँ, जब आपका हीरो जो फिल्म है काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही है, और जग्गू दादा तो अभी मेरा बच्चा एक अलग से मूड में रहते थे। क्या उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि जग्गू दादा रियल में भाई थे, तो कैसे आपकी केमिस्ट्री थी, और उस वक्त के कुछ बिहाइंड द कैमरा कुछ बता पाए थे? मैम आपका यादगार किस्सा होगा ना, तो वो बताओ। बिहाइंड द कैमरा। जब सुभाष जी ने जैकी को और मुझे साइन किया, हम दोनों का वो दूसरा फिल्म, जैकी हैड जस्ट डन अ स्पेशल स्मॉल रोल इन देवदास फिल्म, और मैंने पेंटर बाबू विद मनोज। हम लोग एकदम नए, कुछ नहीं जानते थे। मैं एटलीस्ट डांस, स्टेज वो सब था। जैकी ने थोड़ी मॉडलिंग की थी। सुभाष जी ने हमको ऐसे मोल्ड किया कि पीपल फेल इन लव विद हीरो एंड आवर परफॉर्मेंस। बिहाइंड द सीन्स मैंने हमेशा जैकी को बहुत शिवलरस, उसका मुझे हिंदी वर्ड नहीं मालूम, सभ्य, बहुत सभ्य, बहुत लेडीज को बहुत रेस्पेक्ट देते थे। और मैंने शायद ही किसी ने अन्य एक्टर को वो करते हुए देखा। दरवाज़ा खुलना के लिए, चेयर निकाल के रखना, उनको मतलब दे शुड फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी। कहीं पार्टी में गए तो अगर भीड़ बहुत आ गई सामने से तो उनको बचा के रखना। जैकी इज लाइक दैट, इज हिज टेम्परामेंट, दैट इज हिज पर्सनालिटी, व्हिच आई लाइक वेरी मच।
एंड सेकेंडली अबाउट द शोमैन बच्चन, आपने अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी, ओ, उनके साथ तो आपने शहंशाह। अमित जी के साथ मैंने 4 फिल्में की, शहंशाह, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान एंड अकेला। तो शहंशाह का मैं एक किस्सा सबको बताती हूँ, शायद ये नई खबर नहीं है अब, लेकिन फिर भी नया चाहिए मैडम थोड़ा। दोहराती हूँ। बस सबसे में पहले उनको मैंने रियल लाइफ में देखा Student। दिल्ली शहर में। मैं और हमारे क्लासमेट सब स्कूल बस में घर जा रहे थे, और हमारे जो एरिया है दिल्ली की बहुत खूबसूरत एरिया है, जहाँ सब एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स के ऑफिसेस हैं, रोड्स ब्यूटीफुल हैं। अचानक हमारी नज़र पड़ी कि अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी एक मोटर बाइक पे जा रहे हैं हमारे बस के साथ साथ शूटिंग के लिए, और फिल्म का नाम था सिलसिला। हमारे ड्राइवर ने सरदार जी कहा, लड़कियाँ हम इनका पीछा करेंगे और इनका ऑटोग्राफ लेंगे, घर थोड़ा देर से जाएंगे, चलेगा? हमने बोला चलेगा। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्लीज रोको, प्लीज रोको। तो वो रुक गए, सो स्वीट। बट जैसे ही वो रुके, यश जी अपने गाड़ी में आए और बोले अमित शॉट रेडी। सॉरी गर्ल्स, और चल। तो सालों बाद, 6 साल बाद शहंशाह की शूटिंग की ऊटी में, और मैं अमित जी के पीछे मोटर बाइक पर बैठ के गाड़ी की शूटिंग कर रही क्या बात है। और मैंने से अमित जी को कहा, आपको मालूम है ये जगह पे रेखा जी बैठी थी सिलसिला की शूटिंग में, और आज मैं बैठी हूँ। एक इतनी हैरानी की बात है, मेरे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। अमित जी इज उनकी जो रेंज है पर्दे पर और पर्दे के बाहर इज अमेजिंग। वो ऐसे इंसान हैं जो किसी भी टॉपिक पे किसी के साथ बात कर सकते हैं, और शूटिंग के वक्त वो सबको इतने अच्छे मूड में रखते हैं, हंसाते हैं सबको, खुद हंसते हैं, रिहर्सल पे बहुत विश्वास करते हैं, और रिहर्सल कर करके वो इम्प्रूव करते जाते हैं और मैं डिटीरिएट होते जाती हूँ। मेरा फर्स्ट टेक सेकंड टेक होके का ज़्यादा चांस था। और क्या कहूँ उनके बारे में, मैं एम जस्ट लकी एंड फॉर्चुनेट दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क। और आज की तारीख में उनका तारा एकदम दिग्गज है, उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सा मेरा प्रेम है। यमा जी के साथ जैसे उनका अभी जस्ट बागबान आके गया, तो शोले के में एक साथ अब ये दोनों थे, आपको क्या आप ऐसा मौका मिलने की कोशिश कर रहे हो क्या? कौन छोड़ मैं सोचती हूँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इंटेंशन है कि हाँ किसी के साथ जरूर फिर से काम करना है, पर उसका होना वो मेरे हाथ में नहीं। हेमा जी की बात विरोधी की है, आप में एक सिमिलरिटी है कि वो भी अच्छे डांसर हैं, आप भी हैं, तो बार बार आप जिक्र करेंगे सिलसिला का, शहंशाह का, गंगा जमुना सबको, तो हम 30 साल पीछे जा रहे हैं, लेकिन आपको देख के ऐसा नहीं लगता है। तो ये फिटनेस का राज तो डांस है ही और कुछ? ओह थैंक यू। मुझे फिट और यंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस नवंबर को मैं 60 साल की हो जाऊँगी, तो इट्स गोइंग बी अ माइलस्टोन बर्थडे, और मैं सोचती हूँ कि मेरा हर दिन एक माइलस्टोन है। आई बिलीव इन वर्किंग आउट, डांसिंग, मेडिटेशन, और सदा हंसना, भले कुछ भी हो जाए। मेरे ख्याल से उससे सेहत सबसे अच्छी रहती है। आप जानते हैं कि रामिनी ये सिनेमा जब आया था वो सभी को पसंद है, एक्टिंग डायलॉग्स सब फेमस हो गए। अभी वो ऐसे सिनेमा भी नहीं आता है और वैसे एक्ट्रेस भी कोई एक्टिंग नहीं करती है, वो एक माइलस्टोन बताने में। अभी भी हम जब देखते हैं तो क्या लगता है आपको ये सब? मैं अपने मुंह से ये कैसे बोलूँ कि आज टैलेंट नहीं है या आज अच्छी फिल्में नहीं है या अच्छे रोल नहीं है।
क्योंकि मैं वापसी मेरी उसी बात पे है कि मैं अच्छे रोल्स करूँगी और अच्छे टैलेंटेड लोगों के साथ काम करूँगी। हाँ, ये बात ज़रूर है, दामिनी आ जाने के बाद मैंने बहुत उम्मीद की थी कि ऐसी और फिल्में बनेंगी और हमारे जो अच्छी टॉप के जो हीरोइंस हैं जो इतनी टैलेंटेड हैं उनको लेके ऐसी फिल्में बनेंगी। वैसा हुआ नहीं। अभी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे सेकेंड इनिंग्स में मैं वो फिर से वो बात पकड़ा सकूँ। दामिनी का जिक्र इन्होंने किया है, सनी देओल के साथ में आपने आप भी सनी देओल का भी जस्ट गदर 2 हिट हुआ है, जी। उस वक्त की कुछ याद बता सकेंगे आप दामिनी के वक्त सनी देओल के साथ काम करें? 2.5 किलो का हाथ था। ऐसा हुआ है कि ये डायरेक्टर एक्टर कॉम्बिनेशन 3 फिल्मों में रिपीट हुआ, यानी कि घायल, घातक और दामिनी। राजकुमार संतोषी अव्वल दर्जे के डायरेक्टर हैं और क्रिएटर हैं, और सनी की पहचान एज फैंटास्टिक एक्टर उससे पहले उतनी नहीं थी, ना ही मेरी, पीपल एक्सेप्टेड थी, पर उन 3 फिल्मों ने काया पलट कर दिया हमारे करियर का। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी जब सनी को नेशनल अवार्ड मिला। ऐसा लगा कि मेरी ही जीत है। कुछ यादें? आपको ऐसा नहीं लगता कम बैक के लिए बहुत देर हो गई? ये देर क्या होता है, ये समय क्या होता है, ये समय हम अपने दिमाग में बनाते हैं। और मैंने कभी सोचा नहीं कि देर हो गई, मैं ऐसा सोचती नहीं। मैम फीमेल ओरिएंटेड जैसे दामिनी जैसी मूवी है कि फीमेल कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा वहाँ पे टाइम दिया गया था। अभी जो फीमेल कैरेक्टर को एक सॉन्ग के लिए लिया जाता है या बहू के लिए लिया जाता है, उनका जो भी कैरेक्टर होता है वो कम समय के लिए पसंद होता है, बट आपके तौर पे जो चलती थी वो मूवी पूरा मूवी उनके ऊपर डिपेंड होता था। तो अभी के मूवी के बारे में जैसे आपने बताया कि मैं फिर से कहना चाहूँगी, तो ऐसे बस कैरेक्टर जैसे कि कोई बड़ी सी हस्ती हुई है उनके ऊपर बायोपिक बनती है, तो ऐसा कुछ करना चाहोगे आप? वुमन ओरिएंटेड दामिनी तो है भाई। आप लोग सबके मुंह में घी शक्कर। वुमन ओरिएंटेड हो या बायोपिक हो, अगर वो मेरे पल्लू में आता है तो मैं उसे बहुत खुशी से स्वीकार करूँगी। आई थिंक जो फिल्म मेकर्स होते हैं उनको इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है, पैशनेट फील करना बहुत ज़रूरी है कि इस एक्टर में मुझे ये बात नज़र आ रही है, ये पर्दे पे आना ही चाहिए, मुझे इसलिए ये एक ऐसा रोल प्रस्तुत करना चाहिए which will just change the whole audience perception. तो I want to see कि मैं क्या लाती हूँ, what do I bring to the table. मेरी अपनी जो एक होती है अंदर से एक मेरी जो एक इच्छा है जो मुझे यहाँ खींच रही है इतने सालों के बाद, आई थिंक शुरुआत वो है, वो आगे कहाँ जाती है मैं नहीं गैस कर सकती, पर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपने आप पे और अपने पैशन पे। आप एज ए डांसर करियर छोड़ के एकदम पीक आवर पे आपका करियर था, वो सब कुछ छोड़ के आप उधर यूएसए चली गई, कभी लगता है यार मतलब गलती थी चाहिए था क्योंकि पीक आवर पे करियर था, बाकी सब हीरोइन आगे रह गई, आप पूरा छोड़ दी, अभी वापस जब पीछे मुझे देखती हो। अच्छा, 2 तरीके से फिल्म दुनिया को छोड़े जा सकते हैं, एक तो पीक पे, एक तो डाउन। तो पीक पे जाना बेटर था आई थिंक। और जहाँ तक मेरे शादी करना और यूएसए जाना, वो डिसीजन लेना है, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मुझे एक ऐसा परिवार मिला, ऐसा सुख सब लोग चाहते हैं, मैं भी चाहती थी, और ऐसा परिवार जो अब भी मेरे साथ है और मुझे एनकरेज कर रहा है। आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। और अमेरिकन लाइफ से मैंने बहुत सीखा। सबसे पहले गाड़ी चलाना, उसके बाद खाना पकाना, जो कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ नहीं करती थी, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने
मैंने वहाँ सीखा एंड आई अंडरस्टूड कि सेल्फ सफिशिएंसी एक बहुत बड़ी चीज़ है और इंडिपेंडेंस जो वहाँ मुझे मिली कि मैं कहीं भी घूम सकती थी, कोई रोक टोक नहीं था। यहाँ मैं अपने घर के बाहर भी नहीं जा सकती थी चल के। दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आई गॉट टू टेस्ट विच इज़ इररिप्लेसेबल। मैम डांसिंग के बारे में कुछ करना चाहते हो, जैसे कि डांस क्लासेस हैं, मैंने भी सुना था कि आप डांस के लिए कुछ करना चाहते हो, कैसे? डांस मेरा पहला लव है, एक्टिंग सेकंड है। और इसीलिए जब मैं फिल्मों में थी मैंने डुअल करियर परस्यू किया। ऑलमोस्ट 6-7 साल 90s में मैं स्टेज पे भी परफॉर्म करती थी और फिल्म में भी एक्टिंग करती थी। एंड आई थिंक वो चैलेंज मैं अभी भी फॉलो करूँगी। और 2-3 हस्तियाँ हैं who have always inspired me। आशा पारेख, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, जो डुअल करियर उन्होंने रखा हमेशा डांस और एक्टिंग का। यूएसए में मैंने डांस सिखाना शुरू किया। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इतने साल मैंने क्या किया। तो मैं टीचर बनी और टीचर बनने का जो सुख है वो अलग ही है। अपने सामने किसी को मोल्ड करना और उनको मंच पे पहुंचाना, उनकी अंदर वो कला के प्रति एक आराधना वो जागृत करना, दैट आई लर्न बिकॉज ऑफ डांस एंड बिकमिंग अ टीचर। अभी दोबारा मैं क्या करूँगी, लेट्स सी ना, थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट तो रहने दीजिए। आज ही सब सुनना चाहते हैं। मैम आप अप डाउन करने वाले हैं, आप अप डाउन करने वाले या यू आर गोइंग टू सेटल इन इंडिया नाउ henceforth? आई एम सेटल्ड इन इंडिया। मेरे 2 सवाल है। मैं बिलो यूएस में आया था, तो तब से आज तक की इंडस्ट्री में क्या बदलाव हुआ है? और आज ओटीटी, नेटफ्लिक्स जैसे भी ऑप्शंस आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कहा गया है कि इंसान जो ह्यूमन बीइंग है वो एकमात्र क्रिएशन है जो ये सामर्थ्य रखता है कि वो बदलाव ला सकता है प्रकृति में, इस दुनिया में, टेक्नोलॉजी को यूज करके, अक्ल को यूज करके। तो जो भी चेंजेस हुई हैं, मीडियम जो नए नए आए हैं, दैट इज ऑल ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, अचीवमेंट। और इससे चैलेंजेस जरूर आए हैं आर्टिस्टों को और अपॉर्चुनिटीज भी बढ़े हैं। ऐसे ऐसे लोग पूरे इंडिया में हैं इतने टैलेंटेड, जो सोशल मीडिया के थ्रू हम जान पाएंगे कि उनमें कितनी काबिलियत है। ओटीटी वेब वो अपने जगह भी ठीक है। तो आई वुड से दैट हियर इज टू न्यू थिंग्स, हियर इज टू चेंज। बदलाव ही जिंदगी है। और इंडस्ट्री में जो बदलाव सबसे हीरो से लेकर ये इंडस्ट्री के बदलाव की जो हिस्ट्री है ना, वो हिस्ट्री वालों को ही छोड़ देते हैं। मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे एक्ट्रेस ही रहनी। मैडम आजकल जो नया दौर चल रहा है कि आप जब काम कर रहे थे तो उस वक्त या तो मायापुरी थी या दूरदर्शन था पब्लिसिटी के लिए। बहुत सारी खबरें मायापुरी से पता चलती थी, कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ, लेकिन आजकल हर एक पिक्चर का प्रमोशन करना पड़ता है। हर एक टीम जाके कहीं ना कहीं प्रमोशन करती है। उस वक्त तो ऐसा नहीं था। इसकी क्या वजह है कि आज इतना प्रमोशन करना पड़ता है? जैसे कि मैंने कहा, मैं इस बात में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अभी अभी आई हूँ, नई हूँ, मुझे भी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा कि ये जो सिस्टम अभी ये जो बन गया है ये क्यों बना है। ऑब्वियसली कॉर्पोरेटाइजेशन जो हुआ है इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की जगह में, तो कॉर्पोरेट चलाने का जो एक पद्धति है वो बहुत अलग है और उसको फिल्म इंडस्ट्री में अभी उन्होंने अपना लिया है। तो उसमें सही किस्म का पब्लिसिटी, सही किस्म का लोगों को न्यूज़ देना, वो सब वो भी बदल गया। मैम डायरेक्शन के लिए कुछ इंग्लिश से आपको डायरेक्शन थोड़ा आगे बढ़ने आगे आवाज हाँ। चले। हाँ। मैडम आप हिंदी फिल्में अभी फॉलो करती है क्या, और अगर है तो आपके सबसे बेस्ट एक्ट्रेस और एक्ट्रेस कौन है?
मैं हिंदी फिल्में फॉलो करती हूँ, पर मैं रिव्यूज़ में काफ़ी बिलीव करती हूँ। तो जिस फिल्म का मुझे अच्छा रिव्यू मिलता है तो मैं वो देखती हूँ। और आई थिंक लास्ट फिल्म मैंने देखी थी रॉकी और रानी की कहानी, तो जिसे मैंने खूब एंजॉय किया। उल्टू एंटरटेनमेंट जो होते ना, पैसा वसूल वैल्यू, तो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस में एक नाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि एक्चुअली आज के परफॉर्मर्स बहुत अच्छे हैं। वो इतने मंजे हुए हैं, नए नए आते हैं, फर्स्ट फिल्म में ही ऐसा लगता है कि वो काफ़ी काम कर चुके हैं। तो मैं किसी एक का नाम लेना पसंद नहीं करती। आपने अभी कॉर्पोरेटाइजेशन की बात की थी, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन 25-30 साल पहले बनने वाली फिल्म और आज आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या है? मेरे कमबैक में चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है कि मुझे फिर से शुरू करना है। 25-30 साल पहले जब तक शॉट उनके नहीं होता, रिटेक करते रहेंगे, आराम से काम करेंगे, ऐसा था। अभी डेडलाइन है क्योंकि कॉर्पोरेट है, तो इससे क्या क्या चैलेंजेस होती है, क्या क्या दिमाग में रख के काम करना होगा? एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे पहले, ऋषिकेश मुखर्जी, आप लोगों ने नाम सुना। वो सिर्फ डायरेक्टर राइटर ही नहीं थे, एडिटर भी थे। और वो कहते थे कि फिल्म को अगर यू हैव टू मेक इट ट्रूली एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल, तो आपकी एडिटिंग शूटिंग से पहले हो जानी चाहिए। वो आर्टिस्ट को एक टेक होकर ही देते थे, रीटेक नहीं देते थे। उनके बारे में एक खास कहा जाता है। तो उस जमाने में सब लोग कहते थे दैट इज व्हाई ही मैनेज्ड टू मेक दोस काइंड ऑफ मूवीज एंड स्टिल गेट अ गुड ऑडियंस एंड गुड सक्सेस। तो उसमें कहीं एक फायदा है टू बिकम मोर एफिशिएंट। और रीटेक पे रीटेक करना, हाँ मैंने भी कुछ ऐसे रोल्स किए हैं जहाँ मैंने बहुत रीटेक्स किए। और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का जब चेहरा जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं क्यों रीटेक कर रही हूँ। सो इट इज फोर्सिंग ऑल ऑफ अस टू बिकम मोर केयरफुल, एफिशिएंट, फोकस्ड, डिटरमिन्ड। ये चैलेंज तो है। मेरे सामने ये चैलेंज आएगा तो मैं कबूल जरूर करूँगा। मैम डायरेक्शन में आना चाहते हो आप? कोई मूवी डायरेक्ट करेंगे? जैसे मैंने कहा, मैं एक्टर डांसर ही रहना चाहती हूँ। कभी फ्यूचर में ऐसा हो गया कि सरप्राइजिंगली मैं डायरेक्टर बन गई तो मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज मैं हो जाऊँगी। एक लास्ट क्वेश्चन, कोरियोग्राफी करना चाहोगे क्या इसी इसमें? डांस कोरियोग्राफी में मेरी जो स्पेशलिटी है वो है क्लासिकल डांस, नॉट फिल्म डांस एंड नॉट ऑल दिस पॉपुलर वेस्टर्न डांस जो आजकल आप डांस कंपटीशन शोज में देखते हैं। तो अगर क्लासिकल डांस की कोरियोग्राफी कोई मुझसे कराना चाहते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं एक नहीं 4 शैलियों में कोरियोग्राफी और परफॉर्मेंस कर सकती हूँ। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी, जो बहुत कम लोग हैं इंडिया में। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं इतनी पैशनेट हूँ कि मुझे लगा कि हमारे शास्त्रीय नृत्य को मुझे हर एक शैली को मुझे अपनाना है और मैं उसमें माहिर हो जाऊँ। इसको इसको जोड़ दीजिए, ऐसे आपने कहा, क्या आप फिर से स्टेज पे हमें दिखेंगे? स्टेज पे अवश्य मैं आऊँगी, क्योंकि स्टेज ही से मैंने शुरुआत की है अपने करियर की। स्टेज की वजह से ही लोगों ने समझा कि मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ। और स्टेज का चैलेंज जो है वो फिल्म ने कभी नहीं मिलता। मैडम आपने कहा कि आप अच्छा गाती भी है, दो पंक्ति हो जाए। यस यस मैम। मुझे मेरे म्यूजिक कंपनी ने पब्लिकली गाने से अभी मना किया है। नहीं कोई और, नहीं कोई दूसरा कोई और सा आपके फिल्म का मैम? मतलब एज पर गायिका मेरी आवाज को क्या, अच्छा ओके कॉपीराइट। अच्छा, आवाज पे कॉपीराइट आ गया। सरप्राइज एलिमेंट। फेवरेट डायलॉग एक लास्ट में हो गया। फेवरेट डायलॉग हाँ
दामिनी में सॉरी यार एक सीन में पत्रकारों को तो मैंने बहुत डांटा। गो अहेड गो अहेड गो अहेड तो डेफिनेटली वो डायलॉग नहीं अरे हीरो का छोटा सा अरे देखते हैं कि मैं उस छोटे उम्र में मैंने जैसे कहा था अभी मैं बोल पाती नहीं है। तुम सब पुलिस वाले एक ही जैसे हो, सुबह शाम एक ही काम, अरेस्ट अटैक दिशा। डिंग डोंग Great, ma'am. ग्रेट मैम थैंक यू थँक्यू मीनाक्षी शेषाद्रीजी. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या सांस्कृतिक कट्टा कार्यक्रमामध्ये त्यांच्याशी छानपैकी गप्पा सगळ्यांना मारता आल्या, त्यांचे वेगवेगळे अनुभव आपल्याला ऐकता आले आणि भविष्यामध्ये त्यांच्या ज्या योजना आहेत त्यांचीही आपल्याला माहिती मिळालेली आहे. तर त्यांचं आभार व्यक्त करावे अशी मी सरचिटणीस सुकृत मोकाशी यांना विनंती करतो. आपल्या कार्यक्रमाचा हा पहिलाच सांस्कृतिक कट्टा आहे आणि पहिलाच सांस्कृतिक कट्ट्यानं मीनाक्षी शेषाद्रीजी आल्या वेळात वेळ काढून, त्याबद्दल त्यांचे आभार आणि कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.